अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। वो कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। अफगानिस्तान और तालिबान के साथ कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तालिबान दुनिया को यह दिखाने की कोशिश में है कि अब वो बदल गया है, उसके तौर तरीकों में तब्दीली आ गई है, लेकिन अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरों से जो बयान हो रहा है वो एकदम अलग है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही कि वो तालिबान को किस निगाह से देखे, क्योंकि तालिबानी इतिहास भविष्य के हर सवाल को संदेह के बादलों में ढक रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के हर बड़े देश को तालिबानी ये दिलासा दे रहे हैं कि वो अब सबसे रिश्ता बनाकर चलेंगे, कूटनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इसकी नई श्रृंखला कायम करेंगे, तरक्की और कामयाबी की राह पर अफगानिस्तान को लेकर जाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तालिबानी शासन ने भारत से भी संपर्क किया और उन्होंने हिंदुस्तान से भी कुछ वादे किए, लेकिन पाकिस्तान को लेकर तालिबानियों के मन में क्या चल रहा है? चीन की अफगान चालों का जाल तालिबान कैसे तोड़ेगा? देश और दुनिया की चिंता से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे आड़ी में। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, तालिबान का टॉप नेता अनस हक्कानी का भारत पर बड़ा बयान। भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। कहा हक्कानी ने, कश्मीर मुद्दे में दखल नहीं देगा तालिबान। यह बात फिर से दोहराई गई और जाहिर है यह पाकिस्तान को सुहा नहीं रहा होगा। अफगान में सिख और हिंदू भी सुरक्षित रहेंगे, हक्कानी ने कहा। भारत समेत पूरी दुनिया हमें समर्थन दे, हक्कानी ने अपने स्टेटमेंट में कहा। सिख और हिंदू सुरक्षित रहेंगे, भारत समेत पूरी दुनिया हमें समर्थन दे। तालिबान यह बात लगातार दोहरा रहा है, लगातार कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छे चाहते हैं। इसके मायने क्या हैं और इसको चीन और पाकिस्तान कैसे ले रहे होंगे, यह अहम सवाल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान शीलकांत शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा साहब नजर आ रहे हैं, और तीसरे मेहमान जो आपको नजर आ रहे हैं वो हैं वेद प्रताप वैद, एक वरिष्ठ पत्रकार, और वो उन चंद लोगों में से एक हैं जो सबसे पहले जैसे ही काबुल तालिबान के पास गया उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि तालिबान अब एक ऐसी पावर है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसके साथ आपको बातचीत करनी चाहिए। हालांकि जब ये बात शुरुआत में वो कह रहे थे तो कई एक्सपर्ट्स हिंदुस्तान के ही उन पर इस कदर नाराज हुए और मेरे कार्यक्रम के दौरान ही ये हुआ कि वो बात बड़ी बदमज़गी तक पहुंच गई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन आज ये सच है, और आज ये सच है कि तालिबान के इनिशिएटिव पर ही सही, लेकिन दोहा में भारत के साथ बातचीत हुई है और उधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अगुवाई में 13 देशों ने जो रेजोल्यूशन मूव किया उसमें यह था कि तालिबान को एक स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। अब सवाल यह है कि वेद प्रताप वैदिक जी तब जब कह रहे थे तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा था, और क्या अफगानिस्तान को लेकर उनकी जो समझ है, मैं जानता हूं कि उन्होंने अफगानिस्तान के मसले पर डॉक्टरेट भी की है, तो क्या आपको ये इसलिए दिखाई दे रहा था वेद प्रताप वैदिक साहब कि उसकी निटी ग्रिटीज आप बेहतर जान रहे थे या मसला कुछ और था? वेद प्रताप वैदिक जी, आपसे सवाल है मेरा जी। आपको ये क्यों लग रहा था शुरुआत से ही कि हमको बातचीत करना चाहिए, जबकि भारत तब इंतजार करो की मुद्रा में था? देखिए, तालिबान से हमारी बातचीत लगभग हर सरकार के दौरान होती रही है। जब 1999 में हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था और कंधार में था, तो आप बताइए कि वो कैसे छूटा? अगर तालिबान से हमारे संपर्क नहीं होते तो वो प्लेन छूटता क्या? मैं उस समय न्यूयॉर्क में था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे यूनाइटेड नेशंस में भेजा था। वहाँ तालिबान के जो अनौपचारिक एम्बेसडर थे अब्दुल हकीम मुजाहिद, मुझसे लगभग रोज़ मिलते थे, मेरे मित्र थे, वो पुराने परिचित थे। जब मैं अफ़गानिस्तान में पढ़ता था तब से मैंने उनको लंदन से फ़ोन किया, उन्होंने मुल्ला उमर से मेरी बात कराई, जो पीर गैलानी वहाँ के सबसे बड़े कंधार के पीर थे। उनकी बेटी जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा बाद में, फ़ातिमा, मुझे लेने के लिए आई। उनकी कुछ शर्तें थीं। मैंने भारत सरकार से दिल्ली में बात की, उन्होंने कहा ठीक है, वो शर्तें हमको मंजूर हैं। दूसरे दिन हमारा जहाज़ छूट गया
तो आप ये कह रहे हैं कि अगर तब संबंध और संपर्क नहीं होते तो हमको घाटा होता, और यही बात आज भी लागू थी। लेकिन क्या वो तालिबान और ये तालिबान तब्दीलियां हैं क्या? और भारत के लिए डील करना पहले के मुकाबले, या भारत की तरफ से किसी को भी डील करना पहले के मुकाबले आसान होगा या कठिन? आपके पास आकर समझूंगा, लेकिन उससे पहले जिस खबर के साथ हमने शुरुआत की उस पर जाना चाहता हूं। और हमारे साथ अब सुधीर देवरे साहब भी जुड़ गए हैं, जो आपको इस समय नजर आ रहे हैं। उनका रुख भी हम करेंगे। पहले उनका स्वागत करता हूं, पूर्व विदेश सचिव हैं वो, बहुत स्वागत है सर। लेकिन पहले जो खबर अभी आपने सुनी, एक बार फिर से तालिबान ने दोहराया, रीइटरेट किया कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। हिंदुस्तान को क्या स्कीम ऑफ थिंग्स में वो कम से कम पाकिस्तान से ऊपर लेकर चल रहा है? अचल मल्होत्रा साहब। नहीं, देखिए, आप जो भी तालिबान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं आउटरीच की, उन्हें अंग्रेजी में कहता है टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके। इस समय अफगानिस्तान की बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन एक टॉप प्रायोरिटी ये है कि वो उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए, और उसे उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत से भी रीच आउट कर रहा है, तरह तरह के एश्योरेंसेस दी जा रही हैं, बट ये हमारे लिए इतना ही काफी नहीं है। हमें अभी देखना होगा। और जहां तक जो बातचीत की बात कर रहे हैं, दीपक, हमारे जो एम्बेसडर दीपक मित्तल ने बात की दोहा कतार में, उसको भी एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। ये हमने जो बातचीत करी, ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन की तरफ इशारा नहीं करती। राइट। ये हालात को देखते हुए हमारी दो प्रायोरिटीज है। एक इमीडिएट प्रायोरिटी है, जो बचे खुचे हिंदुस्तानी हैं उन्हें हमें वहां से छुड़ाना है। अगर हमें उनसे छुड़वाना है तो किसी न किसी से बात करनी पड़ेगी। 1999 में हमने, जैसा बताया वेद जी ने, तालिबान से बात करी। हम बात करते हैं जब भी कोई पायरेट्स होते हैं, शिप्स को लेके चले जाते हैं, तब हम उनसे बातचीत करते हैं। कई बार तो रैंसम भी देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं है। उसके लिए हमें बहुत ही सोच समझ के अचल सर, ये जो देखना बात होगा आप कि कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, क्योंकि इन दोनों में फर्क करना बहुत आवश्यक है। बातचीत कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को मान्यता दे दी। बातचीत के द्वार खुले रखना या बातचीत के चैनल्स बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप किसी अपहरणकर्ता से बातचीत करते हैं, उससे नेगोशिएट करते हैं, तो फिर आपको एक मुल्क में जो इस समय की ताकत है, हुकूमत है, उससे बातचीत तो करना ही पड़ेगा। मैं शीलकांत शर्मा जी के पास, सुधीर देवरे जी के पास जाऊं, उससे पहले अहम खबर देख लीजिए। तालिबान पर भारत का बदला रुख। पहली बार भारत तालिबान में औपचारिक बातचीत। भारत ने आतंकवाद पर तालिबान को नसीहत दी, आतंकियों को शरण ना दे। तालिबान यह भी कहा भारतीयों की सुरक्षित वापसी का रास्ता बनाया जाए, यह बात भी दोहराई। इससे जुड़ी है इंफॉर्मेशन देखिए, और उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास वापस आपको लेकर चलता हूं। मान्यता देना और बातचीत करना, इन दोनों बातों में फर्क है। भारत तालिबान मुलाकात, क्या हुई बात, ये इसलिए समझना जरूरी है ताकि आपको यह समझ में आए कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ही तरफ से कंसर्न क्या क्या है। भारत ने क्या कहा, भारतीयों की सुरक्षित वापसी इंश्योर किया जाए, उसको सिस्टमैटिक तरीके से और सुरक्षित तरीके से उनकी वापसी हो, यह इंश्योर किया जाए। तालिबान ने कहा कि सही दस्तावेज पर लोग वापस जा सकते हैं। यह बात बार बार दोहराई जा रही है। टीवी 9 भारतवर्ष के साथ सुहेल शाहीन ने अपनी बातचीत में कहा था कि अगर डॉक्यूमेंट हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। भारत ने कहा भारत विरोधी गतिविधियों से दूरी, उनकी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। तालिबान ने कहा भारत से हम दोस्ताना संबंध चाहते हैं। सो फार सो गुड। लेकिन इसके साथ जो कहा गया है, क्या वो निभाया भी जाएगा? भारत ने कहा आतंकवादियों को शरण ना दी जाए, किसी के खिलाफ हमारी धरती का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात उन्होंने बार बार कही है। लेकिन क्या ये गारंटी वो ले सकते हैं? क्या उनके अंदर जितने फैक्शंस हैं उन सब की नुमाइंदगी करने का दम वो भर सकते हैं? ISIS के जैसे अगर एलिमेंट्स वहां पर हैं, तो क्या अपनी जमीन से क्या होगा क्या नहीं, इस बात की गारंटी वो ले सकते हैं? भारत तालिबान मुलाकात के मायने, जब ये मायने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए समग्रता में कि ये बात यहां से जो शुरू हुई वो कहां जा रही है। भारत तालिबान मुलाकात के मायने, पहली वजह भारत पर तालिबान का ये जो रुख है कि चलिए बातचीत के लिए, औपचारिक रूप से बातचीत के लिए अक्रॉस द टेबल बैठे, तो ये क्यों? तालिबान लंबे समय से भारत से रिश्ते सुधारने में जुटा हुआ है, इशारे दे रहा है, प्रत्यक्ष दे रहा है और परोक्ष रूप से भी दे रहा है। 2019 में तालिबान ने कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है और इसमें हम कोई मदाखलत नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर है और ये भारत के पक्ष को सुदृढ़ करता है और इस हिसाब से सूट करता है। तालिबान कश्मीर पर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा, ये बार बार उसने बात कही है। ये बात और है कि वहां नीलम शेख जैसे कुछ नेता हैं जो ये कहते हैं कि हमको तो तोहफे में दे देगा कश्मीर उसको जीतकर। भारत को विश्वास में लिए बगैर 2019 में तालिबान से बातचीत शुरू की। अमेरिका ने ये बात आप जानते हैं। ये
जब बात शुरू हुई कि अमेरिका ने इसको एक तरफा यूनिलैटरली अपनी तरफ से गति देनी शुरू कर दी, लोगों ने यह भी कहा कि इस तरीके से तो आप उनको स्टेट एक्टर्स मान रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, आपने अमेरिका बुलाकर उनसे बातचीत करने की, डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूं, उसका न्योता दे दिया। अब अगर हिंदुस्तान ये नहीं करता तो क्या होता? अगर हिंदुस्तान ये पहलकदमी नहीं करता, अगर उस पहलकदमी का जवाब नहीं देता तो क्या होता? भारत को विश्वास में लिए बगैर अमेरिका शुरुआत कर चुका था। उधर आप जानते हैं जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, पाकिस्तान, रूस, चीन से लेकर ईरान तक उसको मोमेंटम देने में लग गए, अपनी तरफ से बातचीत करने में लग गए, उनको मान्यता देने के लिए या उसका खैर मकदम करने के लिए उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। अमेरिका ने भारत को दोहा की बातचीत में शामिल नहीं किया था, उसको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया था, और अगर इस बात को भारत नजरअंदाज करता तो क्या होता? तालिबान से इस बातचीत का न्योता, उनके इनिशिएटिव पर रिस्पॉन्ड किया जाना किस लिए जरूरी था, वो अब मैं आपको बताता हूं। वरना यह होता कि अफगानिस्तान में भारत का जो इतने दिनों का निवेश है, हालांकि वो निवेश किसी मॉनेटरी रिटर्न के लिए नहीं है, लेकिन एक मुल्क से रिश्ते सुधारने के लिहाज से अगर हमने 23,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो हम उसको यूं ही नहीं जाया जाने दे सकते। मध्य एशिया में भारत की पहुंच बनी रहे, इसके लिए ये रिश्ते जरूरी हैं, और इसलिए भी जरूरी है कि कूटनीतिक फ्रंट पर हम अलग थलग ना पड़ जाएं। अगर रूस वहां एंट्री मार रहा है, चीन वहां एंट्री मार रहा है, अमेरिका पहले से उनसे बातचीत कर रहा है, तो भारत के लिए अलग थलग पड़े रहना, जबकि वो एकदम करीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता था हिंदुस्तान। तालिबान भारत से ट्रेड चाहता है, ये बात सब जानते हैं। अब उधर के कंसर्न क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और भारत विरोधी साजिश ना हो, ये भारत का कंसर्न है। लिहाजा यहां पर एक सिचुएशन ऐसी बनी जहां बातचीत करना विन विन सिचुएशन जैसा था। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहां पर आप जानते हैं कि वहां के विदेश मंत्री पूरी दुनिया में घूम कर यह दिखाने में लगे हुए थे कि कहीं वो तालिबान के विदेश मंत्री तो नहीं है, अब वो मुल्क ये कह रहा है कि हम आइसोलेशन में कोई निर्णय नहीं लेंगे, हम देखेंगे पहले क्या कर रही है बाकी की दुनिया और उसके बाद तय करेंगे हमें क्या करना चाहिए। और ऐसे में जाहिर है मान्यता अभी बहुत सारे मुल्कों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर शीलकांत जी का रुख क्या है, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। शीलकांत साहब, मान्यता कितना महत्वपूर्ण है और कितने दूर की कौड़ी है? देखिए, मान्यता के दो पहलू हैं, एक तो जिसे कहते हैं डी फैक्टो और दूसरा डी ज्योर। जी, मतलब एक तो रियलिटी में आप मान रहे हैं कि ये है वहां पे, और दूसरा लीगली एंड ज्यूरिडिकली आप मान रहे हैं कि वो है वहां। तो अब जो सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आया है और उसमें उन्होंने तालिबान से कहा है कि अफगानिस्तान में ये कीजिए वो कीजिए, तो एक परोक्ष रूप से तो ये मान रहे हैं कि वो वहां हैं, तभी तो उनसे कह रहे हैं वो, और परोक्ष रूप से सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जो है वो डी फैक्टो इस जो सिचुएशन है उसको मान रहा है। राइट। पर डी ज्योर रिकॉग्निशन जो है वो डिप्लोमेटिक पार्लेंस में बहुत देर लगाता है, टाइम लगता है, हर एक राष्ट्र अपने हिसाब से करता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और जैसा कि अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा नेटो और अमेरिका के अलाइज वो इकट्ठा डिसीजन लेंगे, अकेले डिसीजन नहीं लेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो इसमें क्या डिसीजन लेगा, उसमें ये सब धारणाएं हैं जिनकी आपने चर्चा की है कि तालिबान क्या कर रहे हैं, इस पे वो निर्णय जो है वो निर्भर करेगा कि वो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसको कैसे शांतिपूर्वक बना सकते हैं। अभी देखिए वो जो वादा तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में सिचुएशन ये है कि उनके जो लड़ाके हैं वो बंदूक लेके, गन लेके घूमते हैं और बीच बीच में हवा में फायर कर देते। तो अगर आपकी कार रोक के आपको देख रहे हैं तो दिन में तो दहशत है ही आपके। सही बात है। तो जो बहुत से लोग वहां से आए हैं वो भी कहते हैं कि उनकी लाइफ एक बिल्कुल कगार पे खड़ी थी कि अब चले कि अब चले। राइट। तो ऐसी स्थिति में अगर तालिबान उस अपने देश को रखना चाहते हैं, राइट, तो ये तो स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वो उनका जो सारा एटीट्यूड ये है कि आपको क्या चाहिए और जो हमें चाहिए वो उनकी गरज, वो समझते हैं कि हमारी गरज हो गई वो। और उनका जो पूरा एटीट्यूड है 20 साल का वो ये है कि किसी की जो गरज है उसको दबा लो, उसको लेके। तो एक किस्म की बंधक प्रवृत्ति है कि किसी को बंधक बना लो, तो जो भी वहां है वो बंधक है साहब। अब हम आप उसके लिए नेगोशिएट करेंगे। राइट। तो ये जो जबरदस्ती की जो बात है ये उनके इमेज को नहीं बनाती।
फिर जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी मतलब क्या आपकी बात को मैं ये मानूं सर कि हम लोग या कोई भी मुल्क फिलहाल, ज्यादातर मुल्क चीन को छोड़ दें अभी फिलहाल, तो वो लोग, और अगर पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि हम अभी आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, क्या अभी तालिबान से बात करना एक उसकी न्यूसेंस वैल्यू की वजह से लोग ये अप्रोच कर रहे हैं? क्या मैं इसको ऐसे समझूं? क्या देवरे साहब के पास जाकर इसको समझता हूं। सुधीर देवरे जी, क्या फिलहाल तालिबान वहां काबिज है और उसमें एक न्यूसेंस वैल्यू है, इस वजह से उसका एहतराम हो रहा है? नहीं, सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो सत्य है कि आज उन्होंने अफगानिस्तान में अपना पूरा करीब पुनः अपना कब्जा किया है। हमें पहले नहीं बुलाया गया, दोहा में तो सिर्फ अमेरिका और उनकी बात हुई थी, बाद में भी 4 देश अभी हाल ही में मिले थे, उसमें हमें न्योता नहीं दिया था। ये हो सकता है उस पर पाकिस्तान का भी काफ़ी प्रेशर हो कि भारत को इसमें न बुलाया, मगर हमारे जो इनफॉर्मल पहले टॉक होते रहे तालिबान के साथ, और अब कल जो दोहा में हमारे राजदूत और उनके जो स्तानकाजी जो उनसे बात हुई, वो तो हमने उसके बारे में तो पूरा जिक्र भी किया है। तो आई थिंक ऐसे हम नहीं कह रहे कि अभी तालिबान के साथ हम बात नहीं कर रहे, ऐसे तो हम नहीं मानते, तो बात हम कर रहे हैं। एक किस्म की जो आप कहते हैं मिनिमल एंगेजमेंट तालिबान के साथ वो हो रही है, और जो अभी वहाँ के हालात है उसमें वो एंगेजमेंट कितनी बढ़े, कौन सी उस पर कौन से स्तर पे जाए, कौन सा रूप ले, ये तय करना वहाँ की जो लोग अंदर की सिचुएशन है उस पर भी निर्भर है। क्योंकि अभी भी तालिबान एक ही तालिबान है क्या, वह हक्कानी नेटवर्क है, वहाँ ISK भी है, और भी नॉन पश्तून जो है उनका भी रेजिस्टेंस चल रहा है, पंजशीर में अभी तक लड़ाई चल रही है। राइट। तो ऐसे हालात में कब तक तालिबान का एक तरह से अपना पूरा वहाँ कब्जा हो जाएगा, उनका पूरा, जैसे अभी शिलकान जी ने कहा कि रिकॉग्निशन के लिए डिफैक्टो होनी चाहिए, डिजोर तो बाकी बात हो, अभी भी डिफैक्टो पूरी हुई है कि नहीं, उसकी खातिर जमा करना बहुत जरूरी है। उसकी खातिर जमा करना बड़ा आवश्यक। सुधीर देवरे सर, एक रिक्वेस्ट है, आपके चेहरे पर रोशनी पूरी पड़ नहीं रही, अगर ये मुमकिन हो कोई रोशनी का सोर्स हो सर, तो वो अगर आपका चेहरा और बेहतर नजर आएगा तो और बेहतर लगेगा। लेकिन ये अहम खबर बताता हूं आपको और उसके बाद चलता हूं मेहमानों के बाद। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान पर प्रस्ताव पास। भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव के पक्ष में 13 देशों ने वोट किया। आतंकवादियों को शरण नहीं देने की शर्त रखी। वीटो पावर रूस और चीन ने एब्सटेन किया, दूरी बनाई। ये क्यों हुआ वेद प्रताप वैदिक सर? चीन और रूस ने एब्सटेन क्यों किया? कि इसलिए इसका पहला कारण तो ये कि ये प्रस्ताव किसने रखा था। ये प्रस्ताव अगर भारत ने रखा होता या इस प्रस्ताव में और सभी देशों की प्राथमिकता होती तो मैं समझता हूँ कि इस पर सर्वानुमति हो जाती। लेकिन ये प्रस्ताव रखा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने, इसलिए इस समय 2 गुट बन गए हैं। एक तरह का मौन शीत युद्ध चल रहा है कि चीन, पाकिस्तान और रूस और तुर्की भी उनसे मिला हुआ है, वो सब एक तरफ हैं और दूसरे सारे राष्ट्र दूसरी तरफ हैं। इसीलिए आप देखें कि प्रस्ताव इतना अच्छा था कि उसका विरोध नहीं किया है चीन ने और रूस ने, सिर्फ एब्सटेन किया है, उससे अलग हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि उसको ना अच्छा कह रहे हैं ना बुरा कह रहे हैं। वो प्रस्ताव ऐसा है कि जिसमें रचनात्मकता है। ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। क्या यहाँ पर एक खेमे के तौर पर भी दुनिया को देखा जाने लगा? अचल मल्होत्रा सर के पास चलता हूँ, और हिंदुस्तान को उस खेमे में उसको कहाँ परसीव किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कल ये खबर आम होने के बाद कि हिंदुस्तान और तालिबान के बीच में बातचीत हुई है, क्या चीन और पाकिस्तान ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंजेस लाना जरूरी समझा है क्या? अचल सर। देखिए गौतम, आपने दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। जहां तक खेमे में बंटने की बात है वो तो बिल्कुल जाहिर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई सुपर ह्यूमन बॉडी तो है नहीं, उसमें यही ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस को। और जो डिवाइडेड इस वक्त जो वर्ल्ड कम्युनिटी डिवाइडेड है तालिबान को लेके, उसकी ही रिफ्लेक्शन जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में दिखाई दे रही है। हालांकि रशिया ने जो एक पॉइंट दिया था, मैं उसे एंडोर्स करता हूं, होल हार्टेडली एंडोर्स करता हूं। रशिया का ये कहना है कि अमेरिकन ने इस समय टेररिस्ट को 2 गुटों में बांट दिया है।
पहले गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की बात होती थी, अब आवर टेररिस्ट एंड योर टेररिस्ट की कैटेगरी भी आ गई है कि ये टेररिस्ट तो हमारे हितों को हिट करते हैं और ये टेररिस्ट आपके हितों को हिट करते हैं, इनको आप संभालिए, इनको हम संभालेंगे। जबकि भारत का ये कहना है कि आतंकवाद एक ग्लोबल फिनोमेना है, इसके लिए सबको मिलजुल के कंसर्टेड एफर्ट करनी चाहिए। कोई गुड बैड नहीं होता, गुड बैड कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, गुड बैड ये टेररिस्ट नहीं होते हैं। Right. और दूसरी बात है कि ये जो अब तो आपके टेररिस्ट आप संभालिए, इसका मतलब हमारे टेररिस्ट तो वहां अफगानिस्तान में जैश ए मोहम्मद है और वो लश्कर तैयबा है। ठीक है और सर, ऐसे दूसरी बात का भी जवाब जल्दी से दे देते हैं अचल सर। क्या पाकिस्तान और चीन ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है? क्या इसीलिए वो कह रहे हैं आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं लेंगे और चीन ने अब्सटेन किया? जी बिल्कुल, देखिए जो स्ट्रैटेजिक स्पेस जिसके ऊपर चाइना और पाकिस्तान ने सोचा है कि उनका ऑटोमेटिक अधिकार बनने वाला है, ठीक है। अगर उसमें जरा सा भी अंदेशा आएगा कि भारत को जगह बनाने वाला है तो जाहिर है वहां हलचल होगी। हलचल हुई है, ये नजर आया दुनिया को। अचल सर मैं आपके पास आता हूं और मैं स्वागत करता हूं अपने नए मेहमान का। सर आप और पहले से जुड़ते तो और आनंद आता, लेकिन क्या कोई बात नहीं, हमारे साथ संदीप थापर साहब जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। सर मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। ये देखिए आप किस तरीके से दुनिया में बहुत सारे इक्वेशंस काम कर रहे हैं और ये पूरी सिचुएशन डायनेमिक है, फ्लूइड है। अब भी बहुत सारी चीजें आगे किधर जाकर कंसोलिडेट होंगी नोबडी नोज, लेकिन दुनिया को कबूल क्या ऐसा तालिबान? सवाल यह है, आतंक मुक्त बदले की भावना से दूर, जो आतंक मुक्त हो, बदले की भावना से दूर हो, समावेशी सरकार जो बना सके, महिलाओं को जो अधिकार दे सके और जहां महिलाएं और बच्चे महफूज महसूस कर सकें, क्या ये सारी बातें मुमकिन हैं? सवाल यही है कि दुनिया को कैसा तालिबान कबूल है। अगर दुनिया उसको कबूल करना चाहती है तो उसकी शर्तें यही है, आतंक मुक्त बने, बदले की भावना से दूर हो, समावेशी सरकार हो, महिलाएं बच्चे महफूज हो, महिलाओं को अधिकार मिले। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को वहां पर बोर्ड से उनकी तस्वीरें हटाई जा रही हैं, जहां भी महिला का किसी अक्स उभरा हुआ नजर आता है, दीवार पर पेंट किया जा रहा है, आतंक मुक्त। फिलहाल तो ISIS वहीं से ऑपरेट कर रहा है। अगर ये सब बातें हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा तालिबान मंजूर है कहने वाले स्टेज में दुनिया पहुंच रही है? क्योंकि जब हम यूनाइटेड नेशंस में इसकी चर्चा होते हुए सुनते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए तालिबान पर सशर्त मोहर के संदर्भ में एक्चुअली हुआ क्या है। कामकाज संभालने के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कामकाज संभालने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई। शर्तें क्या रखी हैं? अफगान की धरती से आतंकवाद नहीं पनपे, किसी आतंकी संगठन को वहां शरण न मिले, किसी देश से बदले की भावना न रखी जाए, जो देश छोड़ना चाहे उन्हें सुरक्षित निकालें। किन देशों ने इस पर मोहर लगाई है? भारत ने, फ्रांस ने, यूनाइटेड किंगडम ने, अमेरिका और इस समेत 13 देशों ने इस पर मोहर लगाई है। और एब्सटेन करने वाले वीटो पावर विल्डिंग देश मैंने आपको बताया रूस और चीन। रूस और चीन ने इससे दूरी बनाई, इस बात पर हम डिस्कशन कर रहे थे, ये क्यों हुआ ये भी आपने समझा। क्या जैसा वैदिक साहब कह रहे थे कि किसने प्रस्ताव रखा सामने, इस पर तय हो गया कि कौन इससे एब्सटेन करेगा, लेकिन प्रस्ताव में दम इतना था कि वो एब्सटेन कर गए, विरोध नहीं कर पाए। तालिबान पर दुनिया का रुख, अमेरिका क्या कहता है? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगान गठबंधन के साथ मिलकर काम करेंगे। ब्रिटेन कहता है जरूरत पड़ी तो तालिबान के साथ मिलकर काम किया जाएगा। रूस क्या कहता है? तालिबान के व्यवहार पर मान्यता निर्भर करेगी। चीन कहता है तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करना चाहते हैं। 15 तारीख को कब्जा हुआ काबुल पर, 16 को चीन ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। फ्रांस कहता है तालिबान से बातचीत जारी है, मान्यता पर विचार हो रहा है। जर्मनी क्या कहता है? अफगान की सुरक्षा के लिए तालिबान से बातचीत जरूरी है। ताजिकिस्तान, तालिबान को मान्यता नहीं दी जा सकती। अब ये अभी तक दुनिया में स्पष्ट राय जो निकल कर आई है, सीधा औपचारिक स्टेटमेंट, वो यहां से आया है। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन के संदर्भ में बहुत सारे लोग, यहां भी कंफ्यूजन दूर कर लेने की आवश्यकता है। सदस्यता मिल सकती है, मान्यता देना देश का काम है। इसलिए समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन किसी मुल्क को सदस्यता देता कैसे है, यूएन से कैसे मिलती है सदस्यता। यूनाइटेड नेशंस के पास किसी सरकार को मान्यता देने का लेजिटिमेट है कि नहीं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं, इसका अधिकार नहीं है। स्वतंत्र राज्यों के एक संगठन के रूप में सदस्यता स्वीकार कर सकता है, एक नई सरकार के प्रतिनिधि की साख को स्वीकार कर सकता है। और इसके लिए होता यह है कि अप्लाई करता है वो राज्य, आजाद होने के बाद, अपनी आजादी की मुनादी करने के बाद वो आजाद करता है। इसको चलाते रहिए, इस इंफॉर्मेशन को मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं, उस दौरान ये पता चल जाएगा उनको। और उस समय यह होता है कि वो पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में
जाने के पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फिल्ट्रेशन से होकर गुजरता है। अगर वो कह देते हैं तो फिर वो एक औपचारिकता होती है और इस तरीके से सदस्यता मिल जाती है। लेकिन जहां तक मान्यता की बात है, मान्यता दो मुल्कों के बीच की बात है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को, दूसरे स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है या नहीं। और जब ये जानकारी मैं खुद जुटा रहा था तो अचल मल्होत्रा साहब से मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने इस जानकारी को हासिल करने में खुद मेरी बहुत मदद की। अचल सर, लेकिन सवाल ये है, यूनाइटेड नेशन का भी रुख तालिबान के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशन जैसा मैंने पहले भी बोला, वही लोग चलाते हैं जो 5 ग्लोबल पावर्स हैं। हाँ। और जो वो चाहते हैं वही हो जाता है, और है। अगर नहीं चाहते जो तो उसे वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाता है। यूएन का रुख आपको मिलेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट्स में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में जो भी हाल ही में रिलीज हुए हैं। इसमें क्लियरली इंडिकेट कर दिया गया है कि तालिबान एग्जिस्ट करता है डी फैक्टो। और तालिबान से उम्मीदें लगाई जा रही हैं, 3 उम्मीदें लगाई जा रही हैं। पहली उम्मीद तो आप एक इंक्लूसिव सरकार बनाएं। दूसरी उम्मीद ये लगा रही है कि अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे। और तीसरी उम्मीद ये है कि आपकी जो सरकार है वो इज इट होपिंग अगेंस्ट द होप सर, और या फिर इस होप की बजाय? मैं आपके पास लौटता हूं सर। संदीप थापर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करूंगा। संदीप थापर साहब, डिफेंस वाइज कंसर्न एड्रेस हो रहे हैं हिंदुस्तान के? जी, अभी पहले तो माफी चाहूंगा, मैं एक और दूसरे डिस्कशन पे नो इश्यूज सर, लेट हो गया। प्लीज कैरी ऑन। और अभी दीज आर अर्ली डेज, अभी बहुत जल्दी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सिचुएशन अभी डेवलप करनी है। ये तालिबान 2.0 है, ये कैसे उभर के आता है? कुछ फर्क तो नजर आ रहे हैं पहले से, पिछली बार से। कुछ चीजें वही हैं जो हमको नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो लॉ लीगल सिस्टम फॉलो करेगा और औरतों के साथ बिहेवियर, और लेकिन वो दहशत वाला सीन नहीं है जो पहली बार था। तो कैसे मर्ज होके आता है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का क्या है। अगर तो ये अपने नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये तालिबान ये वर्ड देता भी है कि मेरी धरती से, जो कि वो कह रहा है कि मैं अपनी धरती से किसी मुल्क के खिलाफ काम करने वाले लोगों को पनपने नहीं दूंगा, लेकिन उसके ये कहने भर से चीजें हो जाती हैं क्या सर? देखिए, जिनके साथ बॉर्डर है उनके साथ पहले पाकिस्तान को छोड़ के उसने कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान में जरूर फॉलो आउट हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, एक्चुअली फिर से मैं रिफ्रेश करता हूं अपने सवाल को, बल्कि इसको इस तरीके से कहा जाए कि जैसे पाकिस्तान ने खुद को ये कहना शुरू कर दिया है कि हम तो खुद ही विक्टिम हैं आतंकवाद के। कहीं इस तरह की कोई चीज आगे तो नहीं देखने को मिलेगी? जरा ये भी मैं समझ लेना चाहता हूं सुधीर देवरे साहब, कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं होने लगेगा? देखिए, ये रूस और चीन को तालिबान का जो वहाँ जो विजय हुआ है अफगानिस्तान में, उसके बारे में तो खुशी है ही, मगर वो इतना पूरी तरह से प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से स्टेबिलिटी और शांति हो। और अभी तक उसका उनकी पूरी उसकी एश्योरेंस नहीं लग रही है। रूस को और भी चिंता यह है कि ये सब सेंट्रल एशिया के उनके जो बगल के देश हैं उसमें वहाँ की जो सब आतंकवाद फैला जाए और वहाँ जो अशांति हो अफगानिस्तान की घटनाओं से। इसीलिए मेरे ख्याल से रूस ने जो कल जो स्टैंड लिया, उन्होंने जो एब्सटेन किया, इसका कारण यही लगता है। ताजिकिस्तान उनका जो पड़ोसी है वो तो मान्यता देने की। सुधीर सर, एक्चुअली इस जंक्चर पे मैं ये जानना चाह रहा था कि बातचीत में जो भी अश्योर कर रहा है तालिबान, उस अश्योरेंस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? वेद प्रताप वैदिक साहब का भी एक लेख मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने ये कहा कि बंद गोभी की तरह नहीं रह गया है, गिलजई पठानों का एक समूह भर नहीं रह गया है। अब इसमें समावेश है वहां की अलग अलग प्रजातियों को, कबीलों को की नुमाइंदगी करने वालों को। तो क्या ये माना जाए कि इस बार जो अश्योरेंस दिया जा रहा है उसमें काफी सब्सटेंस है, या फिर ISIS के जैसे प्लेयर्स को देखते हुए वेट एंड वॉच रखा जाए? वेद प्रताप वैदिक जी से सवाल है सर, मैं आता हूं आपके पास। वेद प्रताप वैदिक, देखिए, मेरा सब लोगों से संपर्क है। अफ़गानिस्तान में इस समय जितने भी लोग सक्रिय हैं उनसे बराबर बात हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि तालिबान मूलतः गिलजई पठानों का संगठन था। इनकी जो कार्यकारिणी थी एग्जीक्यूटिव, उसमें एक भी गैर गिलजई पठान नहीं था। लेकिन मुल्ला बिरादर आए जो कि पोपलजई पठान हैं, और अब उनमें यूसुफजई भी हैं, करजई भी हैं, दुनिया भर के कबीले उनके अंदर हैं। उज़्बेक भी शामिल हो गए हैं, तुर्कमान भी शामिल हो गए हैं, किर्गिज भी शामिल हो गए हैं, मुए सुर्ख भी शामिल हो गए हैं।
सब तरह के लोग, अब तालिबान एक सर्वसमावेशी संगठन बन गया है, नंबर एक। दूसरी बात क्या हुई है कि पिछले 20 साल में तालिबान की पीढ़ियां बदल गई हैं, नौजवान लोग उनमें आ गए हैं। ऐसे लोग आ गए हैं जो सिर्फ पश्तो ही नहीं जानते हैं। जब तालिबान से मैं संपर्क करता था 25 साल पहले, तो सिर्फ वो पश्तो बोलते थे, फ़ारसी बोलने में भी उनको दिक्कत होती थी। लेकिन अब वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, हमारी तरह हिंदी बोलते कहे हैं। हुए पर कितना यकीन कर सकते हैं, कितना मान सकते हैं कि हाँ ये कह रहा है तो कर लेगा? तालिबान में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। आप देखें कि भारत के बारे में, कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा। ठीक है। दूसरा, तापी की जो गैस मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है सर, अभी किसी से नहीं मिला है। आप लोग या तो जानबूझकर अभी आप खुद लोग इसको इंतजार की मुद्रा में हैं या अभी कहना नहीं चाहते। मैं जरा ये अहम खबर बता दूं और उसके बाद आपके पास आता हूं। शासन के लिए शूरा काउंसिल बना सकता है तालिबान। प्रधानमंत्री और कैबिनेट की मदद करेगा शूरा काउंसिल। ईरान की तर्ज पर एक सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। तालिबान की हुकूमत में शूरा सबसे ताकतवर हो सकती है। सरकार को परामर्श देने वाली कमेटी है शूरा काउंसिल। अब सवाल यह है कि तालिबान एक्चुअली जब वे करेगा कि दोनों में से कौन जरूरी है, तो उसे किसका पलड़ा भारी लगेगा, भारत का या पाकिस्तान का? यह सवाल बहुत अहम है। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि उसी तरीके से उसकी प्रायोरिटीज तय होंगी। तय होगा कि वो दोनों मुल्कों में से किसको अपनी स्कीम ऑफ थिंग में कहां रखता है। किसे चुनेगा तालिबान, भारत या पाकिस्तान? भारत। अफगानिस्तान के विकास में अहम योगदान पाकिस्तान। तालिबान को जिंदा रखने में सबसे बड़ा मददगार, बनाने में, जिंदा रखने में सबसे बड़ा मददगार भारत। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा पाकिस्तान, प्ले करता रहा है। बल्कि आपको मालूम है कितना बड़ा निवेश किया हिंदुस्तान ने, और पाकिस्तान तालिबानी लड़ाकों को आतंकी भेजकर उसने मदद की। और आज अगर वहां अफगानिस्तान में तालिबान काबिज है तो वो थैंक्स टू पाकिस्तान है। अब भारत ट्रेड के सहारे अर्थव्यवस्था सही करने में उसकी मदद करेगा, तो पाकिस्तान तालिबान के साथ हमेशा हर स्थिति में खड़ा रहा है। इन बातों के मद्देनजर यह तय किया जाना है तालिबान की तरफ से कि वो किसको ज्यादा वेटेज देता है। भारत का साथ लेकिन क्यों ज्यादा जरूरी है? तालिबान को भारत का साथ चाहिए। चीन कल को अगर कुछ गड़बड़ी, जो कि उसके स्वभाव में शामिल है, वो डेट ट्रैप में फंसाता है। पहले कुछ कहता है और बाद में लोगों को और इंडिविजुअल्स को और मुल्कों को जो महसूस होता है वो कुछ और होता है। चीन कल को कुछ गड़बड़ी करे तो भारत ही उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये तालिबान को मालूम है, क्योंकि पाकिस्तान तो उसके इशारे पर खेलेगा। इसलिए जिसके पास जाकर वो कह सकता है कि हमको इस मुद्दे पर, ये जेन्युइन मुद्दा है, आपका समर्थन चाहिए, और भारत वहां खड़ा दिखेगा, उसको मालूम है। दूसरे, तालिबान को भारत का साथ इसलिए भी जरूरी है कि रूस और अमेरिका से भारत के अच्छे संबंध हैं। लिहाजा अगर इधर से स्वीकार्यता वाली एक लॉबी बनानी है तो उसको यहां साथ चाहिए। सऊदी अरब, फ्रांस से भी अच्छी दोस्ती है हिंदुस्तान की, और यह बात भी तालिबान अपनी खातिर में ला चुका है। भारत दुनिया भर में एक बहुत बड़े बाजार वाला देश है, और अगर अफगानिस्तान को अपने प्रोडक्ट्स के लिए, खास तौर से वहां के ड्राई फ्रूट्स आप सब जानते हैं बड़े मशहूर है, अगर उसको एक बड़ा बाजार हिंदुस्तान से ही मिलता रहा है, और अगर अभी इस दौरान भारत के व्यापारियों के हजारों वहां फंसे हुए हैं, करोड़ों फंसे हुए हैं, तो उधर के लोगों का भी धंधा चौपट हो रहा है। अगर वहां की इकोनॉमी को एक बार फिर से किक स्टार्ट करना है तो हिंदुस्तान को इग्नोर करके वो नहीं हो सकता। दुनिया में भारत के विरोधी बहुत कम है, यह बात भी तालिबान जानता है, और अगर तालिबान को ग्लोब में ज्यादातर जगह स्वीकार्यता चाहिए तो हिंदुस्तान अगर साथ कहीं दूर भी खड़ा दिखाई देगा तो उसके लिए आसानी होगी, ये बात वो समझता है। शीलकांत शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। शीलकांत शर्मा साहब, किसको जो वजूद की वजह रहा, जो आज भी साथ खड़ा है, उसको, पाकिस्तान को, या जिसके साथ उसको उसका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है वो हिंदुस्तान? देखिए, भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके भाष्य में, उसके भाषणों में, उसके वक्तव्यों में नेगेटिविटी का स्थान नहीं है। भारत हिंसा का कहीं सपोर्ट नहीं करता, भारत ग्रेट गेम का सपोर्ट नहीं करता। भारत हमेशा जो भी बातें कर रहा है भारत, और कंसिस्टेंटली ये कर रहा है, उससे दूसरे को मदद मिलती है। वो ये वाली बात भारत की है, और जो हम हमारी नीतियों से, अपने कार्यों से उनको हमेशा उसका परिचय देते हैं। तो तालिबानों को ये समझना चाहिए, बिकॉज वो ग्रेट गेम तो खत्म हो गया, अमेरिका जैसी पावर हार गई, पर इससे खुशी मनाना हम मना लीजिए, लेकिन आगे जो बनाना है उसके लिए जो सही काम है वो करना चाहिए ना। जो सही काम करना है उसके लिए कौन है? तो भारत की जो पूरी नीति है, भारत का सारा जो कुछ है, आप स्टेटमेंट देखिए भारत के, उन सब में एक धनात्मक, रचनात्मक, सकारात्मक रवैया है कहीं, और वो यही कह रहे हैं कि हाँ,
और जो भारत के कार्य हैं, जैसे कि भारत का जो 20,000 करोड़ डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट वहां है, वो लोगों के हित में था। वो वहां अस्पताल खोलने में, स्कूलों में, ब्रिज बनाने में, रेलवे, इन सब चीजों से उनको फायदा है। तो ये वाली बात जो है, इसको ऊपर आना चाहिए, और जो हिंसा और आतंक है, इसको नीचे जाना चाहिए। हिंसा और आतंक से कुछ नहीं होता, देश नहीं बनते। आपने दुनिया के सबसे बड़े पावर को घुटने टिका दिए सर। लेकिन अब सवाल तो ये भी है ना सर, कि जो हमारे लिए जाहिर है, जो हम जिसको सकारात्मकता मानते हैं वो सकारात्मकता है, लेकिन अगर किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप पाकिस्तान का मसलन देखते ही हैं कि उसका इस मामले में उसकी सकारात्मकता कुछ और ही होती है, उसका परसेप्शन। अब इस तरह के परसेप्शन का आप दुनिया में क्या कीजिएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक अहम खबर आपको बता दूं, आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के हटने पर दी बधाई। अमेरिका की सुपर पावर की इमेज खराब करने को लेकर तालिबान को बधाई दी गई। ये अपनी, वहां पर म्यूजिक कोई भी चल रहा हो, लेकिन ये अपना नाचने में लगे हुए हैं। वेद प्रताप वैदिक जी से ये समझ लूं कि ये जो हर गाने में नाच लेते हैं, ये वेद प्रताप वैदिक साहब, जो अलग अलग संगठनों से आपकी बात हो रही है वहां, वो पाकिस्तान और भारत के बारे में क्या बात करते हैं, किसको ज्यादा वेटेज देते हैं? आप देखिए, पाकिस्तान से तालिबान का संबंध क्या है, उसकी बारीकियों को हम लोग बहुत कम जानते हैं। वास्तव में मैं जब अफ़गानिस्तान के गांव-गांव में घूमता था, तो पठान लोग मुझसे कहते थे कि हम क्या पंजाबियों की ग़ुलामी करेंगे। तालिबान पाकिस्तान का समर्थन इसलिए करता रहा है कि उसकी मजबूरी है। 30 लाख अफ़गानियों को पाकिस्तान पालता रहा है, तालिबान को पूरी मदद करता रहा है। लेकिन तालिबान ने आज तक 1893 में जो डूरन लाइन बनी थी, उसको आज तक मान्यता नहीं दी है, कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। न तालिबान ने किया है, न मुजाहिदीन ने किया है, न सरदार दाऊद ने किया है, न ज़ाहिर शाह ने किया है। और सरदार दाऊद के ज़माने में जब वो प्रधानमंत्री थे, सन 53 से 63 तक 3 बार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फ़ौजें एक दूसरे के सामने आ गई थी, युद्ध होने वाला था। इसलिए आप ये जान लीजिए कि तालिबान एक बार मजबूत होंगे काबुल में, तो वो पठान लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, रूसी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, अमेरिकी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। क्या वो पाकिस्तानियों की गुलामी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो आज़ाद तबीयत के लोग हैं, उनको अपने पाँव पर खड़े होने दीजिए। भारत के पास आर्थिक क्षमता है, तकनीकी क्षमता है, भारत के प्रति ये जो आपने कहा है, ये बड़ा हार्टनिंग है सुनने में, लेकिन अचल सर ने एक बात कही थी कि वी मस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट और विद अ सैक ऑफ सॉल्ट। सर जी, आप मुझसे पूछिए। अचल सर के पास गया हूं सर आपकी बात को लेकर। जी अचल सर। देखिए, पिंच ऑफ सॉल्ट तो मैंने कहावत के तौर पे कहा था, लेकिन जरूरत तो सैक ऑफ सॉल्ट की ही है। क्योंकि आज की तारीख में वो जो कह रहे हैं, जो आपने बताया, मेरे हिसाब से 1001 रीज़न है जिसके लिए वो भारत को एंगेज करना चाहेंगे, भारत का साथ चाहेंगे, वो देखना चाहेंगे कि भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें करना है। क्या हमारी भी उतनी ज़रूरत है तालिबान को लेके या अफगानिस्तान को लेके? क्या हमारी जो कंसर्न्स हैं या जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, उसे एड्रेस करने में तालिबान सक्षम है? तालिबान का कंट्रोल कितना है अलकायदा के ऊपर या लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद के ऊपर? तो ये सब चीजें देखने वाली बातें हैं। ठीक है। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, हम इंगेज करेंगे, बात करेंगे, डिफेक्टो एग्जिस्टेंस है उनकी, जहां जहां हमारे कंसर्न्स होंगे वो बातचीत होगी। आगे की आगे देखेंगे, जैसे इवॉल्व होगा। ये जो जिसे कह रहे हैं कि बंद गोभी जो है मिक्स वेजिटेबल बन चुकी है, तो देखेंगे वो बंद गोभी में जो मिक्स वेजिटेबल का क्या स्वाद आ रहा है। वैदिक साहब बंद गोभी में मिक्स वेजिटेबल का स्वाद आएगा क्या? बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी मेहमानों का। आपने जो पर्सपेक्टिव दिया वो बहुत ही कमाल पर्सपेक्टिव है और इस पूरे मामले को 360 डिग्री समझने में मदद करता है। सवाल यह है कि जो बात हुई है, ये बात है, बातों का क्या हो जाएगा या यहां से बात बन जाएगी? लेकिन इससे पहले अड़ी में आपसे विदा लूं, आपको अहम खबर बता दूं, पंजशीर में तालिबान को बड़ा नुकसान। नॉर्दर्न अलायंस का बड़ा दावा, 48 घंटे में 350 तालिबानी ढेर, 40 से ज्यादा तालिबानियों को बंधक बनाया तालिबान ने। गोलबहार पंजशीर पुल को उड़ाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।